सीधे हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। नवाज शरीफ होटल ताज मानसिंह से निकले हैं, आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ से वो सीधे राष्ट्रपति भवन जाएंगे। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होंगे और आज़ादी के बाद पहला मौका इस देश में जब कोई प्रधानमंत्री शपथ ले रहा है तो उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मौजूदगी भी। हालांकि मसला सिर्फ प्रधानमंत्री पाकिस्तान के हैं वो जरूरी नहीं है, सवाल है सार्क देशों के प्रमुख सबको ये आमंत्रण दिया गया और सभी की मौजूदगी है। अगर बांग्लादेश की स्पीकर आई हैं, चूँकि बांग्लादेश के हसीना का कहना था कि उनका कोई पुराना कार्यक्रम था, उन्हें जाना पड़ेगा, लेकिन वो भारत नहीं आ पा रही हैं, लेकिन स्पीकर वहाँ से आई 12। लेकिन इन सब के बीच नवाज शरीफ की रवानगी हो रही है राष्ट्रपति भवन की तरफ। नजरें नवाज शरीफ को लेकर इसलिए भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले दिनों लगातार 3 बार पाकिस्तान की तरफ से मनमोहन सिंह को भी न्योता आया था। मनमोहन सिंह उस दौर में गए नहीं या लगातार गए नहीं, वहाँ पर नहीं गए। इसको लेकर एक सवाल था कि क्या जब यहाँ से निमंत्रण भेजा जाएगा तो नवाज शरीफ आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। 3 दिन का वक्त वहाँ भी लगा, लेकिन नवाज शरीफ आए और उसके बाद वो स्थितियाँ थमी और कहा गया कि बेहद सौहार्दपूर्ण वातावरण में अब संबंधों की दिशा में दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं। और ये एक लगातार हम कश्मीर के नेताओं से भी जो बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि दरअसल इस मौके का फ़ायदा भारत को उठाना चाहिए और एक ऐसी परिस्थिति आनी चाहिए जो जमी हुई बर्फ़ है वो कम से कम मौसम के लिहाज से भी बातचीत के लिहाज से भी पिघलनी चाहिए। लेकिन ये एक बड़ा सवाल इन सब के बीच अब भी उलझा हुआ है कि क्या कल की बैठक सिर्फ एक औपचारिकता भर बैठक होगी। और ये दूसरा दृश्य जो हम आपको दिखा रहे हैं होटल ताज मानसिंह के बाहर का है, जहाँ पर देखिए गाड़ियों का काफिला निकला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इसी गाड़ी मौजूद हैं। गाड़ी में एक तरफ भारत का तिरंगा, दूसरी तरफ पाकिस्तान का राष्ट्रीय झंडा लहरा रहा था। जो काली गाड़ी मर्सिडीज़ आप देख रहे थे, तो मर्सिडीज़ गाड़ियों का ये काफिला होटल मानसिंह से निकला है। 5 मिनट की दूरी पर है राष्ट्रपति भवन, वहाँ पर पहुँचेंगे। और बाकायदा जो सीट अरेंजमेंट्स की गई है उसमें सार्क देशों के लिए एक अलग है, जिसमें सातों, इनमें ऐसा नहीं है कोई आगे पीछे है, सातों लोग एक साथ नज़र आएंगे जब आप देखेंगे उनके नुमाइंदे जो भी मौजूद हैं। और चूँकि मॉरिशस के भी प्रमुख वहाँ पहुँचे हैं तो उनकी भी मौजूदगी वहाँ पर रहेगी। और ये अपने तरीके का पहला ऐसा समारोह होने वाला है। तीसरी बार हालांकि राष्ट्रपति भवन में बाहर ये समारोह हो रहा है। चंद्रशेखर ने एक बार जिस समय शपथ ली थी तब बाहर ली थी, तब वो अशोक हॉल और दरबारा हॉल में नहीं गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने बाहर ली थी शपथ, और अब नवाज शरीफ भी वहाँ पर पहुँचे और नरेंद्र मोदी वहाँ पर शपथ लेंगे। हम आपको कुछ चेहरे जरा दिखला देते हैं जो मंत्रिमंडल के चेहरे को लेकर बहस हो रही है कि वो चेहरा किस रूप में किस तरीके का है। तो आइए जरा इस चेहरे को लाने की कोशिश करते हैं इस पर कि वो प्रकट होगा। और ये देखिए, ये पार्लियामेंट की तस्वीर है जो आप देख पा रहे हैं। इसमें राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, गृह मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, ये आपके अरुण जेटली वित्त मंत्रालय संभालेंगे। इन 2 तस्वीरों को और बदलिए। नितिन गडकरी कैबिनेट मंत्री ये भी बनाए जा रहे हैं। विदेश मंत्री के तौर पर सुषमा स्वराज, ये हम आपको राष्ट्रपति भवन की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहाँ पर जो मौजूदगी है, नेता जो पहुँच चुके हैं, डिग्निटरीज पहुँच चुके हैं, तमाम लोग जो अलग अलग, अमित शाह भी नज़र आ रहे हैं, बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट इस दौर में सफलता दिलाने के लिए बीजेपी के, नरेंद्र मोदी के। गुजरात में पहचान जो भी रही हो, लेकिन अब पूरा देश जान गया जिस तरीके से यूपी को मथा और 73 सीट जीत ली गई। तमाम नेताओं की मौजूदगी धीरे धीरे नजर आएगी। अलग अलग रो बनाई गई है जिसमें सांसद एक तरफ बैठेंगे, शरद पवार भी नजर आ रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल भी नजर आ रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल हार चुके हैं चुनाव, विदर्भ में गोंदिया से चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए। लेकिन यह भी माना जाता है कि यूपीए 2 के दौर में क्या कुछ हुआ तो लोग देखते हैं अक्सर हवाई अड्डों की तरफ की बहुत खूबसूरत हो गए। यूपीए 1 और यूपीए 2 में बहुत सारी चीज़ें चली, लेकिन उसमें प्रफुल्ल पटेल और जो हाथ मिलाया उन्होंने, वो मुकेश अंबानी थे। चेहरा थोड़ा सा कट गया, लेकिन वो मुकेश अंबानी से उन्होंने हाथ मिलाया। तमाम नेताओं की मौजूदगी हमें इस वक्त नज़र आ रही है। जो तमाम नेता, खास तौर से जो शपथ लेने वाले हैं, 45 सांसद वो, उसके अलावे बीजेपी के तमाम सांसद, बड़ा लंबा कुनबा, बड़ा लंबा चौड़ा कुनबा है इन सब के बीच। हम जरा इस दृश्य को दिखलाते हुए, नलिनी जी, एक सवाल हर किसी के जहन में है कि नजमा हेपतुल्ला को बतौर महिला शामिल किया गया है या बतौर अल्पसंख्यक की नुमाइंदगी दी गई है इस मंत्रिमंडल में? देखिए, अगर बेहिचक बोले तो अल्पसंख्यक के एक प्रतिनिधित्व करवाने के लिए, और ख़ासकर वो महिला हैं
तो उससे सोने में सुहागा। 7 महिलाएं और हैं मतलब। हाँ, लेकिन ये था तुझे कि सलाम माइनॉरिटी में लेना और वो भी फिर माइनॉरिटी में माइनॉरिटी लेना, माने महिला ले लेना, एक बहुत अच्छी एक उनकी रही पहल रही। और नजमा हेपतुल्लाह का ये है कि ख़ास उनका प्रशासनिक तजुर्बा कहीं तो नहीं है, लेकिन वो ये है कि उन्होंने वो राज्यसभा की वाइस चेयरपर्सन थी, वो 17 साल शायद उस सीट पर थी, तो वो उन मीठी ज़ुबान वाली हैं। और अब काम माइनॉरिटी अफेयर्स का आएगा तो उससे वो परिचित होंगी ही, तो उसमें कर लेंगे ये। और ख़ासकर उन्होंने महिलाओं को, इतनी महिलाएं ली हैं, कम से कम जो आज लेंगे शपथ लेंगे उसमें से 6, 7, 8 महिलाओं को शपथ लेना एक और मैसेज देता है, जो कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये सरकार मेरी गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए और युवकों के लिए होगी, और किसानों के लिए और दलितों के लिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं तो ये पहल ज़रूर नज़र आने लगी है। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि जो बाकी मंत्रीगण जो हम अभी बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने आपसे क्या कहा है कि क्या उनके पोर्टफोलियोज़, उनके विभाग वही हैं जो हम लोग मीडिया कहे जा रहा है सुबह से। मुझे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज़ देने वाले हैं। वो विभाग जो आप कह रहे हैं वो नहीं। पहले इसका समाधान खोज रहे हैं मोहन साय जी, क्या वाकई ये महिला के तौर पे इनकी मौजूदगी है या अल्पसंख्यक के तौर पर, या ये मैसेज क्या है? क्योंकि शहनवाज जी चुनाव हार गए, मुख्तार अब्बास नकवी बड़े सक्रिय थे, क्योंकि हम लोग लगातार बातचीत करते थे, बताते थे आज यहाँ रैली है, कल वहाँ रैली है। अल्पसंख्यक की जगह गुजरात मंत्रिमंडल में भी हमने नहीं देखी, इसलिए सवाल हम पूछे। देखिए प्रसून, जहाँ तक नजमा हेपतुल्लाह का सवाल है, मैं सहमत हूँ नलिनी जी से। उनको एक बतौर अल्पसंख्यक प्रतिनिधि के तौर पे मंत्रिमंडल में लिया गया, लेकिन बेहतर ये होता बैलेंस दिखलाने के लिए कि उत्तर प्रदेश से जहाँ की बीजेपी को भारी सफलता मिली है, मुख्तार अब्बास नकवी को भी मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए था। इससे मैसेज बहुत स्ट्रांग जाता, क्यों पहले ही नजमा है मध्य प्रदेश से आई हैं राज्यसभा में, इससे पहले राजस्थान से थी। हाँ, तो इनके पास अभी सांसद हैं मुख्तार अब्बास नकवी राज्यसभा में, बाकी कोई मुस्लिम सांसद है नहीं। तो मेरी समझ में एक अच्छा मैसेज देने के लिए नरेंद्र मोदी को मुख्तार अब्बास नकवी को भी लेना चाहिए था। और मैं ये भी उम्मीद कर रहा था कि शायद कोई एनडीए सहयोगी से कोई क्रिश्चियन समुदाय के लोग को भी लिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जरा एक माइक आप लीजिए पर था, ये एक लोगों के जहन में एक सवाल रहता है और ये आएगा ही। पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है और भारत में इस दौर में जो चुनाव हुए तो उसमें एक मैसेज ये गया बहुत साफ तौर पे मुस्लिमों के बीच, आप वोट बैंक नहीं है, और अगर आप वोट बैंक है तो हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज गया है इस बार खुले तौर पर। क्या पाकिस्तान में इसको किस रूप में देखा जा रहा होगा, या ये मान लिया गया होगा कि इस बार हिंदुस्तान मोदी है? क्या होगा मैसेज? अगर आप मुझसे पूछें, मैं 5.5 साल वहाँ रह चुका हूँ जी। वो जश्न मनाते हैं जब सांप्रदायिक दंगे यहाँ होते हैं, और वो जानते हैं कि मोदी जी के खिलाफ जो 2002 में हुआ उसके बारे में बोलने से उनको फ़ायदा मिलता है। लेकिन बात हमें ये समझना चाहिए, मैं किसी को यहाँ अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं मानते हैं। हम सब भारतीय नागरिक हैं। अल्पसंख्यक सेल काम करता है बीजेपी के भीतर, ठीक है, वो रखें। 25 अल्पसंख्यकों को बुलाया गया है लिस्ट नाम लेकर। मेरी राय में भारत के हर एक नागरिक को समानता से देखना चाहिए। मेरे घर में हर एक के लिए दरवाज़ा खुला है। एक मिनट जरा वैदिक जी को दीजिए। वैदिक जी, एक जानकारी, आप पिछले दिनों मेरे ख्याल से नवाज शरीफ के साथ डिनर भी कर रहे होंगे, आपने जिक्र किया था एक बार। क्या मैसेज है ये मोदी का पाकिस्तान और माइनॉरिटीज़ को लेकर? मैं समझता हूँ कि मोदी का सबसे पहला संदेश ये है सारे पाकिस्तानियों को कि अब तक चुनाव के दौरान और उसके पहले वो जो कुछ भी बोलते रहे एक प्रतिपक्षी नेता की तरह बोलते रहे। अब वो जो कुछ कर रहे हैं पिछले 4-5 दिन से, वो भारत के प्रधानमंत्री की तरह बोल रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री की तरह बर्ताव कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखें कि हमारे दूतावास पर हमला हो जाने के बावजूद मियां नवाज शरीफ आने से घबराए नहीं, वरना कोई भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री आम तौर से ऐसी घटना के बाद ज़रा झिझक जाता। लेकिन मैं इसको पाकिस्तान की जमहूरियत के बुलंद होने का भी प्रमाण मानता हूँ
कि फ़ौज के बावजूद, ISI के बावजूद, आतंकवादियों के बावजूद, उग्रवादियों के बावजूद मियाँ साहब के छोटे भाई, उनकी बेटी, उनका लड़का, पूरा परिवार इस बात के लिए डटा हुआ था कि वो मोदी जी का निमंत्रण स्वीकार करें, और उन्होंने किया। और वो हम स्क्रीन पे भी दिखाते चल रहे हैं, जो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। सुषमा स्वराज भी पहुंची है, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज होंगी, इसका जिक्र निकल कर आ चुका है। और सुषमा स्वराज लगातार, ये सवाल था विदेश मंत्री एक ऐसे शख्स को बनाया जाए जिनका राष्ट्राध्यक्षों के साथ एक ट्विनिंग हो। लगातार चूंकि लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता इससे पहले रही, तो जो भी राष्ट्राध्यक्ष आता था वो जरूर सुषमा स्वराज से मिलता था। तो इसका लाभ कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को जरूर मिलेगा, क्योंकि एक ट्विनिंग सुषमा स्वराज की रही, और सुषमा स्वराज बहुत आर्टिकुलेट मानी जाती हैं। आप अनुमति दें तो सुषमा जी के बारे में एक बात कहूँ। कह दीजिए। करीब 10 साल पहले, तब शायद पारसारथी जी वहाँ हमारे राजदूत थे, हम 40 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल लेके अटल जी के जाने के 8 दिन पहले पाकिस्तान गए। सुषमा जी का मैंने सबसे परिचय कराया, ख़ासतौर से बेनज़ीर भुट्टो से। दोनों की दोस्ती इतनी पक्की हो गई कि जब बेनज़ीर भुट्टो यहाँ आई तो वो सुषमा जी का उस दिन जन्मदिन था। बेनज़ीर ने मुझसे कहा कि सुषमा जी कहाँ रहती हैं, और फिर वो जन्मदिन पर तोहफ़ा लेकर उनके पास गई। दूसरे शब्दों में कहना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के नेताओं से भी सुषमा स्वराज ने एक आत्मीय संबंध स्थापित किया। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री के तौर पर पड़ोसी राष्ट्रों को जोड़ने की जो रणनीति नरेंद्र मोदी ने शुरू की है, उसको सफल करने में सुषमा स्वराज 4 चांद लगा देगी। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है जिसका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में हर की नज़र इसी तौर पे है। राष्ट्रपति भवन से आप सीधी तस्वीरें जो देख रहे हैं, तमाम डिग्निटरीज को आप देख पा रहे होंगे। सार्क देशों के प्रमुख, उनको आगे अगली कुर्सी में दूसरी रो है शायद बाएं तरफ से, जिनको बैठाने की व्यवस्था की गई है। उसमें परिवार की तरफ से नरेंद्र मोदी की परिवार के ये राजनाथ सिंह भी पहुंच गए वहां पर, जो नज़र आ रहा है। स्मृति ईरानी पहुंची है, ये भी पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर बन रही हैं, पहली ही बार बन रही हैं कहें सीधे तौर पर तो। बहुत 2004 में राजनीति में कदम रखा था, उस वक्त जब पहली बार चुनाव लड़ने चांदनी चौक पहुंची थी। उस वक्त एक नॉवेल पढ़ा करती थी, प्रचार के लिए कम निकल पाती थी, चुनाव हारी थी 2004 में। लेकिन 2014 10 बरस के बाद अमेठी गई, और वहाँ पर चूँकि कहा खुले तौर पर नरेंद्र मोदी ने कि मेरी बहन है और इसे आप जिताएं। ये बड़ा अजीबोगरीब संयोग है कि 2 ही नेताओं का जिक्र नरेंद्र मोदी ने खुले तौर पर, खुले दिल से नाम लेने के अलावे भी किया था, और वो संयोग से वो दोनों हार गए। ये एक अलग किस्सा है। उसमें एक अमृतसर से जेटली भी है। क्या अब नरेंद्र मोदी वहां से निकल रहे हैं? बाला, आप चूंकि गुजरात भवन में ही, चूंकि यहाँ पर अब सारे डिग्निटरी, 6 बजे का वक्त है, 5:11 है, मेरे ख्याल से 10 मिनट का रास्ता माना गया है कि वहां से यहाँ पहुँचने में 8 मिनट का रास्ता माना गया है कि 8 मिनट में पहुँच जाएंगे। लेकिन अभी क्या स्थिति है वहाँ पर बाला? प्रसून, अब से थोड़ी देर में, कहा जाए तो 15 से 20 मिनट के अंदर यहां से नरेंद्र मोदी के निकलने की सूचना है। माना जा रहा है कि यहां से करीब 5:30 बजे के आसपास वो निकलेंगे और करीब 5:45 बजे के आसपास वहां पहुंच जाएंगे। तैयारी पूरी हो चुकी है। इस वक्त अब गुजरात भवन के आसपास की जो सड़कें हैं, वहां पर पुलिस वालों के अलावा, गुजरात भवन के जो अधिकारी हैं उनके अलावा, और कुछ मीडिया के जो हम लोग हैं उनके अलावा कोई भी नहीं है। सारे आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको पीछे दिखा सकूं, ये जो पीछे की सड़क है, हम उस गेट पे नहीं खड़े हैं, सुरक्षा के कारणों से हमें उस गेट पे रहने की अनुमति नहीं है जहां से नरेंद्र मोदी निकल कर जाएंगे। लेकिन अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो पीछे की जो गेट है, दूसरी तरफ जो गेट है, वहां से निकलकर नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन को निकलेंगे। करीब 15 मिनट में निकलेंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी है। बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं कि सड़क के दोनों तरफ हो गई है और सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा ले लिया है। 15-20 मिनट के अंदर नरेंद्र मोदी यहां से निकलकर राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहां पर सबसे ज्यादा इतिहास में कहा जाए तो राष्ट्रपति भवन ने, जैसा कि आपको पता है कि ऐसी तैयारी आज तक किसी फंक्शन के लिए नहीं की। किसी भी राष्ट्रपति भवन के समारोह में आज तक 4000 लोग नहीं जुटे, तो उस समारोह के लिए यहां से निकलेंगे नरेंद्र मोदी। जी, मुरली मनोहर जोशी पहुंचे हैं, वो हम देख पा रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी के घर के बाहर आज बेहद सन्नाटा था। जब सभी सांसद जो मंत्री बनने वाले हैं पहुंच रहे थे, उस वक्त रायसीना रोड 6 पर बेहद सन्नाटा था। मुरली मनोहर जोशी लेकिन पहुंचे शपथ ग्रहण में। बख्शी साहब जरा माइक उठाइए। एक सवाल हर जहन में ये भी आता होगा जी, सेरेमनी शुरू हो गई है जो हम दिखा पा रहे हैं, लेकिन हम इस सिलसिले मुकेश अंबानी पूरे परिवार के साथ हम देख पा रहे हैं, उनके दोनों बेटे भी मौजूद हैं, उनके साथ दोनों बैठे हुए हैं, वो भी मौजूद हैं। और ये एक तमाम जो बनाई गई है उसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए एक अलग स्थिति बनाई गई कि वो यहाँ पर बैठेंगे, खास तौर से कॉरपोरेट इंडस्ट्री। ये देखिए जो मंत्री बनने वाले हैं उनमें हर का नाम लिखा हुआ है। पीछे जनरल वीके सिंह नज़र आ रहे हैं और यही सवाल हम आपसे करना चाहते थे बख्शी साहब
जनरल वीके सिंह, भारत के इतिहास में पहली बार कोई जनरल जैसे ही पद से रिटायर होता है राजनीति में कदम रखता है, राजनीति में कदम रखने के बाद चुनाव लड़ता है, चुनाव में रखने के बाद उसे मंत्री भी बनाया जा रहा है। नजर भी आ रहे हैं उस जगह पे बैठे हुए जहां तमाम लोग शपथ लेंगे। ये बहुत जल्दबाजी में हुआ है या लगता है ऐसा होना चाहिए था? देखिए, मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अमेरिका के प्रजातंत्र में 70% राष्ट्रपति सेना के बैकग्राउंड से थे। तो इस देश में ये जो एक मैं अटकल मैं देख रहा हूं कि साहब चोर, डकैत, स्मगलर, किडनैपर, 186 लोगों की लिस्ट आई है, या सब लोग जो दागदार हैं, में आ सकते हैं, लेकिन एक सैनिक नहीं आ सकता। नहीं, एक सैनिक जिसने अपनी जान रखी है वहां पे लड़ाई के मैदान में, जिसने अपनी पेट्रियाटिज्म शब्दों से नहीं बोली साहब, गोली खा के दिखाई है, वो नहीं आ सकता आपके हमारे प्रजातांत्रिक सिस्टम में, जबकि अमेरिका भी डेमोक्रेसी है और 70% अमेरिकी राष्ट्रपति सैनिक बैकग्राउंड से है। तो ये जो भेदभाव है, ये जो एक कास्ट सिस्टम बन गया है कि साहब बाकी सब आ सकते हैं लेकिन एक फौजी नहीं आ सकता क्योंकि वो देशभक्त है, ये क्या कहने का मतलब मैं इसके बिल्कुल नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम खाली ये समझना चाह रहे हैं कि इस देश में सबसे बेहतरीन कलाकार भी कलाए, इस देश में जो सबसे बेहतर प्रोफेशनल हो वह भी आ जाए। हम खाली ये जानना चाह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस को लेकर जो एक धारणा थी, जैसे नंदन नीलकेणी चुनाव लड़ रहे थे, अनंत कुमार से हार गए, तो क्यों हार गए? उनको तो जीत जाना चाहिए था। देखिए, आपने साफ देखा है कि फौजियों की जहां तक जनता के मन में क्या जगह है, इनका जो विक्ट्री मार्जिन है, प्लीज आप देखिए, हाईएस्ट, तकरीबन सेकंड हाईएस्ट विक्ट्री मार्जिन है इनका, और ऐसे क्षेत्र में जहां की बहुत मुश्किल क्षेत्र माना जा रहा था और लास्ट मिनट पे इनको दिया गया, तब भी इस देश में सैनिकों के लिए भावना है, जो देश के लिए अपनी जान लगाते हैं, कथनी नहीं एक फौजी ये कह रहा है, एक पत्रकार की बात भी सुनिए, जरा माइक दीजिए बगल में, एक पत्रकार की बात भी सुने जरा, हम दिखाते भी चल रहे हैं, चूंकि वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं शपथ के लिए वो कुर्सियां लगाई गई है, 45 कुर्सियां लगी हुई हैं। जी अनुरंजन जी, आप इस पे कमेंट जरूर करें। नहीं, इसमें ऐसा है कि भाजपा में शुरू से ही आर्मी के लोग, काफ़ी रिटायर्ड लोग वहाँ पर थोक भाव से वहाँ पर अंदर में हैं। अभी मोदी सरकार ने एक तरह से एक नियुक्ति को चुन लिया है, एक नियुक्ति कर दिया है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं आईबी के एक पूर्व चीफ हैं, और मुख्य चुनाव आयुक्त भी आईबी के ही एक एक्स चीफ हैं। तो इससे एक संकेतक है ये अपने आप में, रामविलास पासवान पूरे परिवार के साथ संकेतक है। एक मिनट हम जरा बताते भी चले दर्शकों को, रामविलास पासवान देखिए पूरे तमाम अपने परिवार के साथ वहां पर पहुंचे। जो मंत्री बन रहा है उसे 4 कार्ड दिए गए हैं कि आप 4 लोगों को ला सकते हैं अपने साथ। जो सांसद है उसे कहा गया है 1 ही कार्ड दिया गया है, आप आइए और बैठिए। ये एक तरह से कोटा निर्धारित किया गया। और ये भी बता दें, जिन कुर्सियां आप देख रहे हैं, कल राष्ट्रपति भवन में जिस जगह पे शपथ लेने वालों की कुर्सी है, वहां पर कल 50 कुर्सियां लगाई गई थी। सुबह उसे 40 कर दिया गया, फिर दोपहर में उसे 45 किया गया। और ये जो पहली आप कतार देख पा रहे हैं जिसमें बैठे हुए हैं, ये एक हायरार्की के साथ बैठी हुई है। आप ध्यान दीजिए तो सुषमा स्वराज पहली कुर्सी पर नहीं बैठी हैं, वो दूसरी या तीसरी कुर्सी पर बैठी है। इसका मतलब है एक हायरार्की है, जिस हायरार्की के साथ शपथ लिए जाएंगे उसमें ये माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के तुरंत बाद, यानी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद राजनाथ सिंह शपथ लेंगे, जो कि गृह मंत्री के तौर पर हैं। उसके बाद दूसरी कुर्सी खाली है, शायद वो अरुण जेटली की हो सकती है, जो फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाले हैं। उसके बाद सुषमा स्वराज विदेश मंत्री के तौर पर, फिर नितिन गडकरी, फिर उसके बाद इसी तरीके से सिलसिला आगे बढ़ा गया है। दूसरी रो में हम रविशंकर प्रसाद को देख रहे थे जो बैठे हुए थे, तो उसके ठीक पीछे तीसरी रो में सबसे किनारे जनरल वीके सिंह बैठे हुए थे। 45 कुर्सियां वहां पर मौजूद हैं। इसका मतलब बहुत साफ है, जो सुबह से सूची आ रही थी कि 24 कैबिनेट स्तर के 10 स्वतंत्र प्रभार के साथ रहेंगे और 11 राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। ये सबके बीच शपथ ग्रहण समारोह अब चंद मिनटों में शुरू होगा, चूंकि माना यह जा रहा है कि 5:38 पे निकलेंगे नरेंद्र मोदी अपने यहाँ से। हम ये भी आपको बता दें कि जो दर्शक हम टेलीविज़न देख रहे हैं वो अपने कमरों में बैठे होंगे, लेकिन ये बता दें इस वक्त राष्ट्रपति भवन में जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है 36 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर है। लगातार हाँका भी जा रहा है, छतरी भी कुछ लोगों ने ली हुई है, यह भी नज़ारा नजर आ रहा है। तो गर्मी है और हर कोई अपने हाथ में उसके पास जो भी कागज़ है उसी से हवा कर रहा है।
ओपन में हुआ तो जाहिर है वहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था नहीं है जिससे लगे कि हर के पास ठंडी हवा आ रही है। इस देश में लोकतंत्र की बयार जरूर बही है और एक ऐसी बयार बही है जिसको लेकर जो सत्ता में इस वक्त शपथ लेने वाले हैं बेहद ताकतवर हो के ले रहे हैं और कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में आज की तारीख में है। गठबंधन के दौर जरूर है, लेकिन गठबंधन जो है इस बार विपक्ष में नजर आ रहा है कि आपस में हम लोग मिल जाएं। और ये सवाल लगातार बहस में है कि पी चिदम्बरम साहब जिस अर्थव्यवस्था को संभालते रहे, सहेजते रहे, इसको लेकर बड़ी कसीदे पार्लियामेंट के भीतर भी गढ़े गए और उस पर बड़े चोट भी बड़े तीखे तरीके से किए गए। जाहिर है हंसते मुस्कुराते चिदम्बरम साहब पहले शख्स थे जो चुनाव में नहीं जा रहे हैं, समझ गए थे कि दरअसल इस दौर में चुनाव के मैदान में जाना हार को मुंह देखना होगा, समझ गए थे। सबसे पहले चिदम्बरम साहब ने कहा था, उसके बाद मनीष तिवारी निकल कर आए थे, वह भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये परिस्थिति है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर एक महक आ चुकी थी कि हार मिलेगी और कैसी हार मिलेगी, इसकी संभावना आशंका से दूर सब मान चुके थे कि हाँ ऐसा होगा और इस रूप में होगा। तो शपथ ग्रहण समारोह में एक सवाल हम यहाँ पर और लेना चाहेंगे, जरा आप माइक उठाएं अभय जी। हम ब्रेक से जाने से पहले एक सवाल ले रहे हैं। हमने दो चीज़ उठाया, एक नजमा हेपतुल्ला का, दूसरा हमने उठाया था जनरल वीके सिंह का। तीसरा सवाल एक जहन में आता है, प्रकाश जावड़ेकर और निर्मला सीतारमण दोनों कहीं भी नहीं है, न लोकसभा में न राज्यसभा में। मंत्रिमंडल में शामिल करने के पीछे इनके चेहरे के पहचान है, क्या है इसके पीछे? देखिए, प्रकाश जावड़ेकर और निर्मला सीतारमण बहुत लंबे अरसे से सार्वजनिक जीवन में भाजपा के चेहरे बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे गंभीर और सबसे प्रबुद्ध प्रवक्ता अगर कोई दो हैं तो ये हैं। आप दूसरे और तमाम छुटभइये नेता जो टीवी चैनलों पर फील्ड किए जाते हैं और वो काफ़ी कुछ पिछले दिनों आक्रामक और अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल भी करते रहे हैं, क्योंकि उनका ख्याल था कि वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के तेवर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों नेता दरअसल जो भाजपा की राजनीति है और भाजपा की जो भविष्य की रणनीति हो सकती है उसको व्यक्त करते रहे हैं जी। लेकिन देखिए अद्भुत नजारा है, शंकराचार्य हैं वो भी पहुंचे हैं यहाँ पर, उनकी मौजूदगी भी हमें नजर आ रही है। और ये मौजूदगी हम ये बता दें कि जिन्हें काट दिया गया उसमें मोहन भागवत जो कि सर संचालक है उन्हें भी काट दिया गया, तो वो नहीं आ पा रहे हैं। भैया जी जोशी वो भी नहीं आ पा रहे हैं। सुरेश सोनी के बारे में कहा जा रहा है वो आ रहे हैं, इंद्रेश कुमार कहा जा रहा है वो भी आ रहे हैं, राम माधव कहा जा रहा है वो भी आ रहे हैं। जानकारी ये मिली भैयू जी महाराज भी पहुंच रहे हैं, जानकारी ये मिली मुरारी बापू पहुंच रहे हैं, साध्वी रितंबरा और उनके गुरु वह भी पहुंचने की बात निकल कर आ रही है। तो ये एक नई तरीके की एक स्थिति नजर आएगी। लेकिन रामकृपाल जी, हम जरा उसी सवाल को आगे बढ़ा रहे हैं जी। वो कौन सी मजबूरी होती है जिसमें कोई सदन में कोई ना हो लेकिन उसे मंत्री बनाया जाए? नहीं, क्या कह रहे हैं? कोई सदन में नहीं है, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में, लेकिन देखिए प्रसून जी, इसके पहले जो हम लोग एक बात कर रहे थे, मैं मानता हूं कि मंत्रिमंडल में आरक्षण, प्रतिनिधित्व, फलाना ढिकाना, ये सब बातें बेमानी हैं। इसी सब चक्करों में UPA 2 ख़त्म हो गई, दक्षिण को साधने में 2G हो गया, ममता जी अलग हो गई। देखिए माहौल बिल्कुल डिफरेंट है और वोटर ने मोदी जी को इस बात पर वोट दिया है कि आपको कल से परफॉर्म करना है। हम एक मिनट स्क्रीन में दिखा दें, गांधीनगर में नरेंद्र मोदी की मां टेलीविजन स्क्रीन पर देख रही हैं क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से। दरअसल उस दिन भी जब सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी की आंख से आंसू छलक आए थे, उस वक्त मां की आंखों में भी यहां पर आंसू छलक आए थे और आज तक वहां पर मौजूद था और वो जब देख रही थी तो उनकी भी आंखों में आंसू भर आए थे। लेकिन आज बेहद बड़ा दिन इस देश के लिए भी है और एक माँ के लिए तो शायद इससे बड़ा दिन कोई हो नहीं सकता है। बेटा उस पद पे शपथ लेने जा रहा है जिस शपथ पे लेने के लिए इस देश में सियासी घनघोर लगातार मचा रहता है और आज़ादी के बाद से जो एक गांधी परिवार था उसमें सीधा हमला और किसी ने नहीं। अगर भारतीय राजनीति के इतिहास में चुनाव प्रचार को टटोले तो नरेंद्र मोदी ही वो शख्स हैं जिन्होंने बहुत सीधा हमला नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक किया, यानी चारों पीढ़ियों को समेटा है और सीधे निशाने पर लिया। कोई कोताही नहीं बरती कि इस दौर में अब विरासत और परिवार की सियासत से इतर इस देश के लोकतंत्र को देखना होगा और बहुत सीधा हमला लगातार करते रहो। आखिरी वक्त में तो माँ बेटे की सरकार यानी मनमोहन सिंह भी जिक्र नहीं होता था, सीधे माँ बेटे
का जिक्र करते हुए वह यूपीए 2 को घसीटते थे और कटघरे में खड़ा कर देते थे। और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से हमले कर रहे थे, अगर ध्यान दें तो बीजेपी के दिल्ली में बैठे नेता जो पार्लियामेंट के भीतर जब भी हंगामा करते थे, कभी निशाने पर नहीं लिया उन्होंने गांधी परिवार को, कभी निशाने पर नहीं लिया। और अक्सर जिक्र होता था जब दामाद का, तो कहा जाता था रंजन भट्टाचार्य का हमने कभी उस पर हमला नहीं किया, तो आप यहाँ क्यों कर रहे हैं। ये सारी परिस्थितियाँ हर किसी ने देखी है। संघ परिवार में इसीलिए आवाज़ उठी थी सबसे पहले कि कांग्रेसीकरण हो रहा है बीजेपी का। तो क्या नरेंद्र मोदी के जरिए उस कांग्रेसीकरण को रोका गया? क्या नरेंद्र मोदी के जरिए लाल कृष्ण आडवाणी दिखाई दे रहे हैं? माना यह भी जाता था कि आडवाणी की हथेली में सिमट के रह गई है बीजेपी, तो उस हाथ से भी खींचना जरूरी था। ऐसे में मोदी मिले और मोदी के जरिए हम देख पा रहे हैं आडवाणी पहुंचे हैं